आज हम लोग पर्यावरण की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पर्यावरणीय अध्ययन। माने पर्यावरण से जुड़े वो महत्वपूर्ण तथ्य जहां से आपकी परीक्षा में एक सवाल जरूर से पूछे जाते हैं। अगर आपके पाठ्यक्रम में पर्यावरण है तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ पर इस दिए गए जो सीरीज है इसमें हम क्या करेंगे, थियरी पढ़ेंगे और वो भी नोट्स के आधार पर, जो लेनी भी दुर्गेश की नोट्स है। उसके बाद हम इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम लास्ट में इससे एमसीक्यू प्रश्न है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनको भी आपके साथ हल करेंगे। मतलब एक बात मेरा है, अगर एक बार हम लोगों ने इस सीरीज को पढ़ लिया तो यहाँ से आने वाला हर एक प्रश्न, हर एक टॉपिक पूरी तरह से आपका सही होगा, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी। लेकिन उसके लिए आप सभी साथियों को इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहना होगा। जी हाँ, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं और ये क्लास सिलेक्शन वाली है। नोट्स के साथ साथ पूरी महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक हल आपको यहाँ को पढ़ने को मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पे है कि जो पारिस्थितिकी विज्ञान है इसका जनक किसे माना जाता है, तो जब पारिस्थितिकी विज्ञान की बात किया जाएगा तब इसके जनक ओडम होते हैं। कौन? आपको विकल्प लगाना है, ओडम। लेकिन अगर यहाँ पर ध्यान रहे, अगर प्रश्न पूछ दे इकोलॉजी, तो जो इकोलॉजी है इसके अर्नेस्ट हैकल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राय लोग कंफ्यूज रहते हैं, प्राय लोग को मन में ही आता है कि सर इसमें कौन सा सही है, क्यों सही है। इसको समाप्त करने के लिए जो उधेड़ गुण आपके मन में है उसके लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश ये बेहतरीन सीरीज आपके लिए लेकर आई है। तो चलिए, इसी सीरीज के साथ हम लोग और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो रेस के घोड़े हैं वे हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप सब तो पहले से ही रेस के घोड़े हैं और आपकी रेस सिलेक्शन से है और आप लोग ऐसे ही रेस अपनी बनाए रखिएगा। यकीनन आपके दामन में जो सफलता है वो जरूर आएगी। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं। यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र में देखें तो पारिस्थितिकी तंत्र के एजी टांसले हैं। कौन है? एजी टांसले। तो हमने देखा क्रम से 3 प्रश्न आपके तैयार हो गए। एक प्रश्न यहाँ से जरूर परीक्षा में पूछा जाएगा। मतलब हमने 3 टॉपिक ही पढ़ा और यहीं से आपके परीक्षा में प्रश्न फंस जाएगा, यहीं से आपके परीक्षा में प्रश्न आ जाएंगे। कितनी महत्वपूर्ण सीरीज है, अब आप कल्पना कर सकते हैं। आगे, गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी, डीप इकोलॉजी, अर्निज नेस, अर्निज नेस। ठीक है, गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी, कौन है? अर्निज नेस हैं। रट लीजिएगा, एक प्रश्न यहाँ से फिक्स है। पारिस्थितिकी नीके, इनकी संकल्पना कौन दिया था? ये ग्रीनले ने दिया था। किसने दिया था? ग्रीनले ने 1917 में दिया था। मैंने क्या बताया, एक एक प्रश्न आप लोग जोड़ते चलिएगा, सिलेक्शन के और करीब पहुंचेंगे, सिलेक्शन के और नज़दीक पहुंचेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग पारिस्थितिकी पदछाप। यहाँ पे देखिए, यहाँ टाइपिंग में थोड़ा सा लिखावट गलत है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसका ये लिखा है पद छाप। क्या लिखा है यहाँ पे? पद छाप लिखा है। तो पारिस्थितिकी पदछाप मापने की जो इकाई है वो क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर लोग के सवाल गलत होते हैं। जी हाँ, अगर यहाँ से आपके परीक्षा में सवाल आएगा तो यकीनन एक भी प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैं उसी के लिए पढ़ा रहा हूँ। एक छोटा सा यह निवेदन है आपसे कि आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर करिएगा। चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, जल्दी से अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये निःशुल्क क्लास देश हित में, राष्ट्र हित में है, तो देश हित में होना चाहिए, छात्र हित में होना चाहिए। धाड़ी या अस्थायी विकास की अवधारणा, इसका कौन है? ये है ब्रंटलैंड है 1987 में। तो यह भी प्रश्न आपका तैयार हो गया। माने एक एक ईंट जोड़कर हम आपके सफलता की एक बड़ी मीनार खड़ी करेंगे। अगला है पर्यावरण भूगोल शब्द की प्रथम चर्चा हेविट व हेयर ने 1993 में किया था। आगे देखेंगे कि जो प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक ये कौन है? मसानोबु फुफुकोवा। ये किसी भी हाल ही में एक बड़ी भर्ती परीक्षा थी, बड़ी परीक्षा जो ए ग्रुप की, वहाँ पर पूछा गया था और बहुत लोगों ने इसका जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज आपने पढ़ लिया कि जो प्राकृतिक कृषि का खोज या अन्वेषक अगर देखा जाए तो मसानोबु फुकुओका ने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। बस आप लोग ऐसे ही बने रहिए। अगला है आपके सामने जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक तो हो ही गया था। अब हम लोग को पढ़ना है हॉट स्पॉट की संकल्पना। प्राय हम लोग को शब्द बार बार आता है, हॉट स्पॉट क्या है, हॉट स्पॉट क्या है। तो आज हम लोग ये जान लेंगे कि जो हॉट स्पॉट है, जिसकी मेन प्रमुख संकल्पना है, ठीक है, वो किसने दी? तो नॉर्मन मेयर ने। किसने? नॉर्मन मेयर ने दिया है। ठीक है, रट लीजिएगा सभी साथी। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोजेन ने 1986 में किया। यह भी पूछा जाता है कि जैव विविधता शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? तो वाल्टर जी रोजेन ने 1986 में किया। ओजोन परत की सर्वप्रथम खोज
चार्ल्स फाबी व हेनरी व्यूसन ने किया। किसने किया? चार्ल्स फाबी व हेनरी व्यूसन ने किया। ठीक है, किसने किया? चार्ल्स फाबी व हेनरी व्यूसन ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह आप लोग भी जानते रहिएगा। अगला, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि जो ग्रीन हाउस की संकल्पना है वह किसने सबसे पहले प्रस्तुत की? जी हाँ, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। यार आपकी संख्या इतनी कम है, सीरीज को बंद करना पड़ जाएगा अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे। आप ही लोग के लिए पढ़ाते हैं। जोसेफ फोरियर। बायोस्फीयर रिजर्व की संकल्पना एडवर्ड सुएस, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन है? एडवर्ड सुएस। जैव विविधता वाल्टर जी रोजन। देखिए यहाँ पे देखिए, जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोजन 1986 में। जैव विविधता फिर कौन है? वाल्टर जी रोजन। तो दोनों टॉपिक आपको मिल गई। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी शब्द, ये जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी एक ही है, लेकिन इसका अगर प्रश्न आएगा उत्तर अलग अलग लगाएंगे। रेमंड एंड डॉसमैन, रेमंड एंड डॉसमैन रट लीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, जिसको क्लियर नहीं दिख रहा है 3 डॉट विंडो पर क्लिक करें, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले, वीडियो पूरी तरह से आपको एचडी में दिखाई देगा। ठीक है, पूरी तरह से एचडी में आप इस वीडियो को देख पाएंगे। अगला, पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने दिया? एल्टन ने दिया। किसने दिया? एल्टन ने दिया। तो ये भी आप लोग जानते रहिएगा, इसे भी आप लोग पढ़ कर रखिएगा। वैश्विक मंदन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जेराल्ड स्टॉन हिल ने। किसने? जेराल्ड स्टॉन हिल ने किया था। भारतीय पारिस्थितिकी, ध्यान रहे कि जो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? आर मिश्रा हैं, आर मिश्र हैं। यह इंपॉर्टेंट है, यह आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स पर मिलेगा, अन्य जगह आपको ये पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स नहीं प्राप्त किए तो यथाशीघ्र प्राप्त कर लिए। प्ले स्टोर से ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल करिए। ठीक है, और साथ ही साथ प्ले स्टोर से ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल करिए और वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे दुर्गेश सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर आप घर बैठे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, इन नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। संपूर्ण नोट्स आपके घर तक ई लर्निंग विद दुर्गेश तरफ से उपलब्ध होगा, क्योंकि मेरी क्लास आप सभी के लिए निःशुल्क और देश हित में है, राष्ट्र हित में है। क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, पाठ्यक्रम के आधार पर, नए पाठ्यक्रम के आधार पर। आइए देखते हैं भारत में पर्यावरण संरक्षण के प्रयास। ठीक है, अब एक प्रश्न आ रहा है, याद कैसे होंगे? 1 से 2 बार पढ़ेंगे, प्रश्न की विकल्प सॉल्व करेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, आपको मैटर भी ऑथेंटिक चाहिए और आपको याद भी करवाना है, तो उसके लिए मैं क्या क्या करूं आपके लिए? भारत वन अधिनियम 1927 में। ठीक है, कब आया? 1927। फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन संरक्षण अधिनियम 1980, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, बाद में संशोधित किया गया 1991। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षा प्रश्न आ चुका है, कई बार यहाँ से सवाल आते हैं। जी हाँ, कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब? 1986 आया, बाद में से संशोधित किया गया 1991 के लिए। तो एकदम यूनिक है। राष्ट्रीय पर्यावरणीय ट्रिब्यूनल अधिनियम 1995। ठीक। वन्य जीव संरक्षण नियम 1955। वन्य जीव संरक्षण का जो नियम है वो 1955। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कब आया? 2010 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कब आया? 2010 में। एकदम इंपॉर्टेंट था कि एक प्रश्न आज आपके परीक्षा में जरूर पूछा जाए। जैव विविधता अधिनियम 2002 में। एगमार्क एक्ट, एगमार्क इसके लिए मैंने पढ़ाया है। अगर कल की क्लास या पिछली क्लास आपने पढ़ा होगा तो आपको इस प्रश्न का जवाब पता होगा, या लगातार आप ई-लर्निंग में दुर्गेश पर पढ़ रहे होंगे तो तथ्य आपको आराम से याद होंगे। एगमार्क एक्ट कब आया? 1937 में। टाइगर प्रोजेक्ट कब? 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट कब आता है? 1973 में। और आगे देखते हैं, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब आता है? 1985 में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब? 1985। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट जो आता है यह 1977 में आता है। ठीक। जिनको वीडियो साफ नहीं दिख रहा है
3 डॉट बिंदु पर क्लिक कर कर वीडियो की क्वालिटी 360p कर लें, 720p कर लें, 480p कर लें। ठीक, आपको एकदम एचडी में दिखाई देगा। आपको जानकारी नहीं क्योंकि आपने पहले से कम होगा आप में, इसलिए साफ नहीं दिख रहा है। वीडियो एकदम एचडी में चल रहा है आपको। राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण 2009, हाथी संरक्षण परियोजना 1992, इको मार्ग योजना 1992। ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से एक प्रश्न पूछा जाता है, रट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार कर रख लीजिएगा। परीक्षा से बाहर निकलेंगे आपको इस बात का यकीन हो जाएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश से हूबहू आपके परीक्षा में प्रश्न आए हैं। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सभी रेस के घोड़े हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न बैंक की तरफ। जी हाँ, अब हम यहाँ शुरू करते हैं प्रश्न बैंक। तो आप लोग तैयार हो जाइएगा, क्योंकि हो सकता है आज की सीरीज काफ़ी छोटी रहे, लेकिन आप लोग क्योंकि वीडियो को शेयर नहीं करें, लोगों तक नहीं पहुँचा रहे, इसलिए वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी। अब हम चलते हैं इससे एमसीक्यू पे। पर्यावरण किससे बनता है? कमेंट करके बताइएगा कि जो पर्यावरण है वह किससे बनता है। ध्यान रहे, जीवी घटकों से, सही है। भू-आकृति घटकों से, सही है। अजैव घटकों से, सही है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। माने डी वालों ने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है उन सब के जवाब पूरी तरह से सही हैं, पूरी तरह से राइट आंसर है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लें। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है? पर्यावरण की कार्य प्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। पर्यावरण तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान है। पर्यावरण भौतिक साधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। पर्यावरणीय व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है। अब आपको बताना है इसमें क्या गलत है। 4 विकल्प में से गलत है वही आपको बताना है, यही कि जैविक संसाधन का नहीं, यही गलत है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह सी है, क्योंकि पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं होगा, माने जो गलत है वही आपका सही है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह सी अर्थात तीसरा होगा। चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिटल, ग्रिफिथ, टेलर, डेविस, इसमें से कोई नहीं। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर एकदम सही है, कार्ल रिटल। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कार्ल रिटल कहे जाते हैं। ठीक, अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? एकदम यूनिक प्रश्न है, कमेंट करके बताइएगा। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? वन या वानिकी दिवस। 23 दिसंबर क्या मनाया जाता है? कमेंट करके बताइए, मैंने दिवस की सीरीज में पढ़ाया हुआ है। इसका उत्तर क्या होगा? 5 जून। जी हाँ, 5 जून। 11 मई को क्या मनाया जाता है? 21 मई को क्या मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कौन कौन से दिवस इन तिथियों को मनाए जाते हैं। 11 मई को साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और 21 मई को बायोडाइवर्सिटी है, माने जैव विविधता। तो याद रखिएगा, बहुत ही यूनिक सीरीज है आपके लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, प्रतिदिन इसी समय लाइव चलती है। आगे है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें कि किसका एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। धारणी विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग। फटाफट कमेंट करके बताइए जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। चलिए यहाँ पर हम इस प्रश्न का ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं और उत्तर भी देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि रेस के घोड़े ना हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप सबके हिसाब से? जी हाँ, धारणी, देखिए गरीबी कम करने से पर्यावरण सुरक्षा नहीं होगा, वातानुकूलन से, कागज थैले प्रयोग से, धारणी विकास से, ये गलत है। इनमें किसी का संबंध पर्यावरण सुरक्षा नहीं है, तो धारणी विकास पर्यावरण का सुरक्षा है। ठीक,
इससे क्या होगी, माने पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए विकास करना धारणी विकास कहलाता है। बने बिना पर्यावरण को किसी प्रकार का क्षति पहुंचाए यदि आप विकास करते हैं तब वो धारणी विकास कहलाता है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप लोग गलती यहां करिएगा, परीक्षा हाल में गलती मत करिएगा। मैं बार बार कहूंगा वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं, अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? अभी हम लोगों ने आज की सीरीज में इसकी व्याख्या की है और मैं उम्मीद करता हूं यहां से कभी भी आपके सवाल आए तो गलत नहीं होने चाहिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आता है? 1986 आता है। आज की सीरीज में था, आज वाले नोट्स में था। ठीक है, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। इतना शेयर करिए कि हर वो व्यक्ति तक पर्यावरण की नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश की पहुंच जाए। सभी लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, कहने से नहीं मेहनत करने से होगा। अधोलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी क्रिया। बताइए इस प्रश्न में क्या होगा? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। सभी साथी जल्दी नहीं बताइए, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूनिक प्रश्न है। यहां से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं और जहां परीक्षा में सवाल आए वहां पे गलती नहीं करना है बस। चलिए, यहां पे आप लोगों ने एकदम सही बताया है, जैविक पदार्थों का क्षय। सी वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। माने पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा को कौन नहीं बढ़ाता? श्वसन करने से बढ़ता है, प्रकाश संश्लेषण से बढ़ता है, ज्वालामुखी क्रिया से बढ़ता है, लेकिन जैविक पदार्थों के क्षय करने से नहीं बढ़ता। अब जैसे आपने मौसमी लाया, मौसमी नहीं खाया, सड़ गया, अब उससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। ये सौरभ सर गए पनीर लेके आए खाने के लिए, और पनीर नहीं खाए, सड़ गया पनीर, तो क्या होगा? उसका जैविक क्षय हुआ, लेकिन क्या उससे कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ी? नहीं बढ़ी। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि यह इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। ध्यान रहे, ऐसे प्रश्न में कोई गलती मत करिएगा। परीक्षा हाल में जब भी रहिएगा, चतुराई के साथ प्रश्नों को हल करिएगा। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, तापक्रम पर। तो जितने भी साथी देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। पुरान ब्लेड, चलिए बताइए फटाफट कमेंट करके। देखिए दाना निकलिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि वर्षा की मात्रा हवा के दबाव पर नहीं, जल चक्र पर, तापक्रम पर, जी नहीं, वायुमंडल नमी में। आगे जब लोग बात करेंगे तो जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा। जैसे ज्यो ज्यो हम महासागर से दूर होते जाते हैं, वर्षा की मात्रा लगातार कम होती जाती है, एक सामान्य सा कारण है। और ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो आगे हम लोग थियरी पर बात करेंगे, तथ्य पर बात करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन लेना है आप सभी को, और सिलेक्शन के लिए सारी बातें आपके लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। ठीक है, आगे बताओ तापक्रम क्या है, जल चक्र क्या है, हवा के दबाव क्या है, सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग लगातार क्लास पढ़ेंगे तब तो। अगला है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? एकदम इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इस प्रश्न को में गलती की, मेरा पढ़ाना बेकार है। जी हां, ठीक है, मेरा पढ़ाना बेकार हो जाएगा। इस प्रश्न का कोई भी गलती मत करिएगा सभी साथी। अगर पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो सबसे पहले किस गैस की कमी होगी? जी हां, बहुत सही जवाब दे रहे हैं। बस ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें, यूं ही, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। जी हां, सभी क्लासेज मिलेंगी। यहां पर क्या होगा? ऑक्सीजन सही जवाब। क्या किसकी कमी होगी? यहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी। जितने साथी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ऑक्सीजन बताया है, उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। माने ऑक्सीजन वालों के उत्तर राइट हैं। चलते हैं हम एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, शोर का अवशोषण, वायु का प्रदूषण, ऑक्सीजन की विमुक्ति। इसको सही कर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कार्य? देखिए, नहीं वाले में प्रश्न बहुत ज्यादा कराता हूं।
देखिए सभी तैयारी आपको होगी, 1-2 दिन का समय दीजिएगा, सभी क्लासेस चलेंगी, सभी क्लासेस, कोई भी नहीं छूटने वाला है। कौन सा एक कार्य पेड़ पौधों का नहीं है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करें, कौन सा एक कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान करते ही हैं, सही है। सौर का अवशोषण, सड़कों किनारे पेड़ क्यों लगाए जाते हैं, कमेंट करके बताइएगा। ऑक्सीजन की विमुक्ति, लेकिन वायु प्रदूषण करना ये पौधों का काम नहीं है, ये पेड़ नहीं करते। अब आप बताइए कि वायु प्रदूषण पेड़ करते हैं, नहीं करते हैं ना, इसलिए यह गलत है। और इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सी। बारीकी से पढ़िएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, शेयर करने के लिए मजबूर हो जाएंगे ऐसी क्लास को। सोचिए परीक्षा हल में अगर गलती होती तो क्या होता, लेकिन ऐसी गलतियां परीक्षा हल में नहीं करना है। अरे भैया यहाँ पे पूछा नहीं है, पेड़ पौधों कौन सा कार्य नहीं है, ये अवशोषण करना है ना। अब बताइए सड़क किनारे पेड़ क्यों लगाते हैं। ग्रीन मफलर क्या, बताइए जरा, ग्रीन मफलर क्या है, ग्रीन मफलर बताइए, ग्रीन मफलर क्या है, कमेंट करिए, जवाब दीजिए आप लोग, ग्रीन मफलर क्या है। ये नोट्स में ही लर्निंग विद दुर्गेश के, मैंने आपसे पहले कहा कि सब कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा। वायु क्या है, वायु क्या है भैया, यौगिक तत्व मिश्रण विद्युत अपघटय क्या है। जी हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नेक्स्ट, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। वायु क्या है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, क्या है, जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करके। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। वायु क्या है, मिश्रण है। किसका मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। किसका मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। ठीक है, चलते हैं आगे। पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। भूमंडल, जलकण, वायुमंडल, जलमंडल, क्या। पृथ्वी के चारों गैसों समूह को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही वायुमंडल क्या है, रुका हुआ है चारों तरफ से, वरना वायुमंडल क्या होता, ऊपर की तरफ उड़ गया होता। चलते हैं, वायुमंडल, और हम बोल के पढ़ा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, ये वायुमंडल के कारण है। चंद्रमा पर हम एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं। अगला सवाल, इतनी कम संख्या रहेगी तो मुझे क्लास बंद करना पड़ेगा अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, कब, कहां, ये मैंने पढ़ाया है, इस सीरीज में इसका उत्तर है। अगर इसके पहले की आगे की सारी क्लास अगर पढ़ेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर जरूर दे लेंगे कि जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था वह कहां आयोजन किया गया था, कब आयोजन किया गया था, एजेंडा 21 क्या है, कमेंट करके बताइएगा। एजेंडा 21 क्या है, ये सारी चीजें के करके बताई जाएगी। चलिए आइए ध्यान से देखते हैं इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा, बताइए। यार आप लोग तो बता ही नहीं रहे हैं, बताइए ऐसे होगा। रियो में, रियो डी जेनेरो शहर है, यह ब्राजील में है। कहां पर है, यह ब्राजील में रियो डी जेनेरो शहर है। जी हां, रट लीजिएगा, रियो डी जेनेरो शहर में। ठीक, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ऐसी सीरीज, पहले सीरीज तथ्य पढ़ेंगे, फिर हम उसके एमसीक्यू हल कर रहे हैं। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां हुआ था, वाशिंगटन, जिनेवा, रियो डी जेनेरियो शहर, ठीक है, ब्यूनस आयर्स कहां हुआ था, कमेंट करके बताइए सभी लोग। जी हां, रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था, रट लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है। बस अपना जो प्रश्न हल करते जा रहे हैं उसमें गलती मत करिएगा, क्योंकि यहां से आपकी परीक्षा में सवाल आते हैं और हम चाहते हैं कि यहां से गलती हो तो परीक्षा हल में भी गलती करेंगे। उसमें 0 लगाइए। NEA से क्या तात्पर्य है, NEA से क्या तात्पर्य है, नेशनल इंक्वायरी एक्ट, नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी, नेशनल इकोनॉमिजेशन एजेंसी। जब हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं इसका उत्तर पर्यावरण वाला ही होगा। कैसा उत्तर होगा, पर्यावरण वाला ही।
नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी, जीरो बढ़ाइए, इस हिसाब से 300, 3 त्रिक का 900। ठीक है, अगला राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहां स्थापित किया गया? 1970 धनबाद, 1958 नागपुर, 1956 नई दिल्ली, 1960 चेन्नई। बताइए फटाफट कमेंट करके। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, एकदम इंपॉर्टेंट है, यहां सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, रट लीजिएगा, रट लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। आप बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में हूबहू पाएंगे जो इलेनी दुर्गेश पर आप पढ़ रहे हैं। अगर यकीन ना हो किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर हल करके देख लीजिएगा। 1958 नागपुर इसका सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? कमेंट करके बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? यहां पर क्या होगा? यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की कहां पर है मुख्यालय? नैरोबी, नैरोबी। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का है दहेग। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की जो मुख्यालय है वो दहेग है। ईपीए का पूरा नाम क्या है? एनवायरमेंट पॉपुलेशन एजेंसी, एनवायरमेंट हैबिटेशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, में से कोई नहीं, क्या होगा? फटाफट कमेंट करिए। हर उस प्रश्न को पढ़ना है जहां सिलेक्शन मिलना है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, हर उस प्रश्न को पढ़ना है जहां सिलेक्शन मिलना है। रट लीजिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ईपीए का फुल फॉर्म। आप लोग डेली समय से क्लास में रहा करिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि हम भी मोटिवेट हो आपको पढ़ाने के लिए। कम से कम 5-5 हजार लोगों तक पहुंचाइए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? एम्स्टर्डम, कैनबरा, ओटावा, नागासाकी में। बताइए कहां पर है? तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा एम्स्टर्डम। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान, छड़ी मुबारक, पर्यावरण विधान, इको संरक्षण नियम। इसके पहले की सीरीज में मैंने पढ़ाया हुआ है, या इसके बाद की सीरीज में जब आप लगातार पढ़ रहे होंगे, इस सीरीज को मैंने पढ़ाया हुआ है। इलेनी विद दुर्गेश पर ही आप लोगों ने पढ़ा है। बस आज आपको उस प्रश्न का जवाब देना है, आज आपको उस प्रश्न का उत्तर देना है। बताइए जल्दी से। छाता विधान एकदम सही जवाब है। ए वालों के जवाब पूरी तरह से सही है, छाता विधान इसका नाम है। ठीक है, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। एनजीटी का पूर्ण नाम क्या है? एनजीटी का पूरा नाम क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? एकदम हलवा वाला प्रश्न है। देखिए, देखते हैं एनजीटी का पूरा नाम क्या है। अब बताइए, आप लोग ऐसे सवालों को नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? हम ही सब बताएंगे। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ठीक, इसका मुख्यालय कहां पर है? कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। एकदम सही बताया आप लोगों ने। बस यही परीक्षा में भी परफॉर्मेंस देना है, यही रेस परीक्षा में रहनी चाहिए। अगला सवाल, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। बताइए जल्दी से। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है किसके लिए? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। संतुलित विकास के लिए। जब औद्योगिकरण होगा, नगरीकरण होगा तो पेड़ कटेंगे, तो विकास भी क्या होगा? संतुलित विकास के लिए भी हानिकारक है, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए भी हानिकारक है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी हानिकारक है। मतलब ऑल ऑफ दीज, सभी के लिए है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आप क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया था उन सभी के जवाब सही है। पर्यावरण में अगर उपयुक्त सभी आ जाए तो याद रखिएगा इसका 80% सही होता है। उपयुक्त सभी, डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, पर्यावरण अनुकूलन उपभोग
उपभोक्ता उत्पादकों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया। एगमार्क, इकोमार्क, वाटरमार्क, आईएसआई मार्क। एगमार्क संबंध किससे है? ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में है। इकोमार्क संबंध किससे है? नोट्स में आपने पढ़ाया है। आईएसआई मार्क क्या है? ये भी मैंने पढ़ा, ये भी नोट्स में है। वाटर मार्क क्या है? ये भी मैंने पढ़ाया है। ठीक, ये सारे टॉपिक आपको लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएंगे। और जो परीक्षा में पूछा जाता है वह इको मार्क से आता है और एगमार्क से आता है। इन दोनों सवाल आपके परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो इको मार्क माने पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ताओं उत्पादकों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने इको मार्क शुरू किया। क्या शुरू किया है? इको मार्क। क्लियर? किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। एग मार्क खाद्यान्न, जो खाने वाली चीजें हैं उनकी शुद्धता के लिए एग मार्क, जैसे आपने सुना एग मार्क मसाले, तो खाने वाला चीज है उसकी शुद्धता के लिए एग मार्क। ठीक। वाटर मार्क जानते हैं, ई लर्निंग विद दुर्गेश जो लिखा होता है वाटर मार्क। ठीक है, अगर अभी लर्निंग विद दुर्गेश नोट्स लिए होंगे तो आपने देखा होगा वही वाटर मार्क है। निम्नलिखित में कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? मरुस्थली, घास के मैदान, पर्वतीय, समुद्रिक। बताइए कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? फटाफट कमेंट करिएगा जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। यार ये सब प्रश्न अगर आप नहीं कर पा रहे तो बताइए कैसे सिलेक्शन मिलेगा? समुद्र का है सही जवाब, एकदम आप लोगों ने दिया है, बहुत ही सही जवाब है आप लोग का, एकदम राइट आंसर है सामुद्रिक। डी वालों का जवाब पूरी तरह सही है, डी वालों का जवाब पूरी तरह से राइट है। चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कौन सा इसमें कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? एकदम हलवा प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। बताइए फटाफट कमेंट करके। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार। कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? झील कृत्रिम पूछा है, पारिस्थितिकी नहीं। अगर देखिए झील क्या है? ये नेचुरल है। घास का मैदान नेचुरल है, वह नेचुरल है। धान खेत क्या है? ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, ये कृत्रिम है। और ये बाकी सभी क्या है? ये तीनों प्राकृतिक हैं। ये एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। धान खेत क्या है? कृत्रिम है और बाकी प्राकृतिक है। ठीक है, क्लियर होगा सबको? अगला है आपके सामने, कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम हलवा सवाल है। अगर इसका आपने जवाब दे लिया, इसका मतलब है कि अब आप पर्यावरण में आपकी पकड़ मजबूत होती जा रही है। अब आप पर्यावरण में ज्यादा स्कोर करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप पर्यावरण में बेहतर स्कोर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, डेली क्लास के टाइम नोट कर लीजिए, उसी टाइम आप लाइव आया करिए। ठीक है, समुद्र है मालिक, समुद्र है। ज्यादा होने की वजह से देरी भी हो रही है। समुद्र, बताइए फटाफट कमेंट करके। समझ में आया आप लोग को? फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। जवाब जरूर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं। फटाफट कमेंट करिएगा, फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। जी हाँ, दबा के शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। नाइट्रोजन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन इस प्रश्न का सही जवाब है, राइट आंसर है। चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। एक पर्वतारोही को अपने साथ लगाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? माने किसी भी जो पर्वतरोही है उसे अपने साथ जाने के लिए क्या, मतलब ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, केवल हमारे आपके समझने के लिए है। और मैं चाहूंगा आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताएं सभी लोग, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं। आज की क्लास थोड़ी छोटी हो जाएगी। ये लाइव क्लास चल रही है, पूछ रहे हैं कि सर ये लाइव क्लास चल रही है? हाँ, ये लाइव क्लास चल रही है। ऑक्सीजन किट, ऑक्सीजन किट जरूरी है भैया। ऊंचाई पर जाने के बाद
क्या होता है, ऑक्सीजन की लगातार कमी होने लगती है, तापमान गिरने लगता है, इसलिए सबसे ज़्यादा उपयोगी ऑक्सीजन किट है। ऑक्सीजन किट है भैया। कुछ लोग टार्च बता रहे हैं, कुछ लोग स्लीपिंग बैग, कुछ लोग कंबल बता दे रहे हैं। अरे नहीं मालिक, आपको जाना होगा तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन किट तो पहले चाहिए। आप लोग तो यार हंसा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 16 घास कहाँ पाया जाता है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए, ऑनलाइन क्लास और घर बैठे नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यह आज थोड़ी सी क्लास जल्दी समाप्त होगी क्योंकि आज का टॉपिक छोटा था। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह सभी क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चल रहा था। ठीक है, मेरे द्वारा एज ए गेस्ट के रूप में बचे हुए समय पे। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, अभी जो भी नए अभ्यर्थी हैं वो तुरंत पहला काम टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। कैसे, दुर्गेश सर सर्च करके। और अगर आप ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप अभी तक नहीं इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। क्लास की टाइमिंग आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आइए ध्यान से देखते हैं। देखिए, 16 घाट जो है ये पश्चिमी घाट में मिलती है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में थोड़ा सा माइनर जो अंतर है, माना ये हमारा पश्चिमी घाट है, मतलब ये हमारा दक्षिण भारत है। ये हमारा मान लीजिए भारत है। ठीक है, काम चलो भारत हो गया। देखिए नहीं सही बन पा रहा है, क्या बात है जी आज। माना ये हमारा भारत है। ठीक है, अब इस भारत में यहाँ पे कई चीज़ें हम लोग को आपको जानना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये जो क्षेत्र है इसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं। और जो पश्चिमी घाट है ये किससे लगा हुआ है, अरब सागर से। अरब, इधर अभी क्या है, जौनपुर की खाड़ी, जौनपुर की खाड़ी है। ठीक है, नहीं जौनपुर की नहीं, किसकी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। कहाँ की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गई, आपकी बंगाली खाड़ी है। अब यहाँ पे ध्यान देना है हम लोग को कि यहाँ पे जो राज्य लगे हुए वो कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए कि एक सवाल आता है काफ़ी मैपिंग को पश्चिमी घाट को लेकर। यहाँ पे दक्कन ट्रैप है, ये क्या है, यहाँ पे दक्कन ट्रैप है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, दक्कन ट्रैप हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो ढाल है वो कहाँ है, पूरब की तरफ। इसलिए जो नदियां बहती हैं यहाँ पे सब किधर जाती है, पूरब की तरफ। लेकिन कुछ नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ जाती हैं। आइए उन नदियों के बारे में देख लेते हैं कौन कौन। जैसे यहाँ पे नर्मदा है, जैसे यहाँ पे अगर नदी की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन नदी है, नर्मदा है, ताप्ती है, ये नदियाँ आती हैं। यहाँ पेरियार है। ठीक है, यहाँ पे लूनी नदी आती है, खत्म हो जाती है। कौन सी नदी, लूनी नदी आके खत्म हो जाती है। बाकी जितनी भी नदियां हैं वो कहाँ जाके गिरती हैं, इस जौनपुर की खाड़ी में नहीं, बंगाल की खाड़ी में जाकर नदियां गिरती हैं। कहाँ पे गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर नदियां गिरती हैं, जौनपुर की खाड़ी में नहीं। ठीक है, अब देखिएगा, ऐसे ही बता दिए। और दूसरी बात याद रखिएगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है। सबसे पहली वर्षा यहाँ पे देखिए केरला है। क्या है, करेला नहीं यार, कौन कह रहा है करेला, देखिए यहाँ पे केरला है। ठीक है, केरल है, केरल यहाँ पर है। तो सबसे पहली जो वर्षा होती है केरल में होती है 1 से 1 जून को। और यहाँ पे भारत का सबसे ज्यादा जैव विविधता पाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है। हॉटस्पॉट जोन पश्चिमी घाट है। आपका इतिहास है, याद रहे कि इतिहास है कि सबसे ज्यादा जो प्रश्न है पूछे हैं वो पश्चिमी घाट से पूछे जाते हैं। पश्चिमी घाट में कौन कौन से राज्य हैं, देखिए यहाँ पर एक गुजरात हो गया, फिर यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, छोटा सा गोवा हो गया। ठीक है, क्या हो गया, छोटा सा गोवा हो गया। फिर यहाँ पे क्या है आपका कर्नाटका है, फिर यहाँ पे देखिए तमिलनाडु है, फिर यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। तो हमने यहाँ पे देखा 5 राज्य यहाँ पर है। कितने हैं, 5 राज्य। और पूर्वी घाट ये है, यहाँ पे 4 राज्य हैं जिनकी सीमा बंगाली खाड़ी को स्पर्श करती है। परीक्षा में प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से किसकी सीमा बंगाली खाड़ी को स्पर्श करते हैं, किस राज्य की सीमा अरब सागर स्पर्श करते हैं। इसलिए भारत की जो समुद्र तट रेखा है वो कितने राज्य से है, 9 राज्यों से है। कितने राज्यों से, 9 राज्यों से है। यह बात आप लोग जानते रहिएगा, नोट डाउन करके रखे रहिएगा। और पश्चिमी घाट से सवाल आते हैं, पश्चिमी घाट में क्या पाया जाता है, यहाँ पे 16 घास पाई जाती है। दूसरा मेरा सवाल है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई किस द्वीप पर है। तो यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप दिखाई दे रहा है, या किस द्वीप पर है, महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो किस द्वीप पर है। सभी लोग जरा फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैं तुरंत आपको छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पानी जम सकता है, इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या कहते हैं, कच्छ की खाड़ी है ये।
यहाँ पे देखिए जल जमा हो गया, ये कौन सी हो गई, ये हो गई खंभाती खाड़ी। किसकी खाड़ी हो गई, खंभाती खाड़ी हो गई। यहाँ पे मन्नारी खाड़ी, यहाँ पे है पाक की खाड़ी। और ये जो जल संधि है जिससे जुड़ा हुआ है इसे हम पाक जल संधि कहते हैं या पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। ये 67 सही जवाब है आप लोग का। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज मैंने बता दी। दूसरी बात देखिए, ये आपका तमिलनाडु है और यहाँ से आपका आंध्र प्रदेश, यहीं पर एक झील है, इस झील का नाम है पुलिकट झील। क्या नाम है, पुलिकट झील। ठीक है, हाँ, जंगली गधे के लिए अभ्यारण्य है कच्छ का। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे पुलिकट झील है। इस पुलिकट झील के सामने यहीं पे एक द्वीप है, जिस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। भारत का लॉन्चिंग पैड है। जितने भी यान होते हैं, मंगलयान, चंद्रयान, जितने भी उपग्रह होते हैं, सब यहीं से लॉन्च किए जाते हैं। यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है और इसका लॉन्चिंग पैड श्रीहरिकोटा द्वीप है। और इसरो ने लॉन्च करता है। इसरो का फुल फॉर्म कोई बताए, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। क्लास कैसी लगी, ठीक है, आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। अगर बेहतर लग रही है तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, अपने सभी साथी मित्रों को पहुंचाइएगा और डेली क्लास में टाइम से आ जाइएगा। और अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो सबसे पहला काम टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश है, लगातार जुड़े रहिएगा। इसके बाद कुछ देर बाद अगली क्लास है। सभी क्लास को पूरे मन में, प्ले स्टोर पर ऐप है, टेलीग्राम पर सभी क्लास की लिंक आपको पहले मिलती है। जुड़े रहिएगा। हम आएंगे कल इसके साथ और बड़ी सीरीज लेकर आएंगे। कल एक नए टॉपिक के साथ पुनः आपके साथ मिलते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। अगर आप क्लास बेहतर लगे तो शेयर मत करिएगा, बल्कि अपने 10 साथियों को बताइएगा। मोबाइल में अलार्म लगा के रखिएगा, हर क्लास की रिमाइंडर लगा के रखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके सिलेक्शन की न्यू मजबूत करेगा, जो आपको सफलता तक ले जाएगा। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। मैं एक बार पूरा नोट्स दिखा दे रहा हूं, उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो लोग लास्ट में जुड़े हैं, स्क्रीनशॉट, क्योंकि पहले मैंने नोट्स पढ़ाया है, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोगों ने सीरीज पढ़ा था, अब इसकी स्क्रीनशॉट कर लें। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ आपके सामने नोट्स है। ये एक प्रमुख टॉपिक है जहाँ से आपके परीक्षा में एक सवाल पूछे जाते हैं। चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, मैंने शुरुआत में ही पढ़ा दिया था, कुछ लोग बाद में जुड़े होंगे। ठीक है, सब लोग ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए और आगे देखिए, स्क्रीनशॉट क्लिक करिए, तुरंत स्क्रीनशॉट क्लिक करिए। ये सिलेक्शन वाले टॉपिक हैं, ये सिलेक्शन वाले नोट्स हैं। एक प्रश्न आपका यहाँ से फिक्स परीक्षा में पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, ये रहा स्क्रीनशॉट, यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट क्लिक करिए। ई लर्निंग विद दुर्गेश की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। ठीक है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर ई लर्निंग विद दुर्गेश है। इंस्टाग्राम पे मेरी भी आईडी है दुर्गेश जायसवाल सर के नाम से। फेसबुक पेज है दुर्गेश अशोक जायसवाल, वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। नोट्स जरूर लीजिएगा, नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, जो 6306344367 पर, क्योंकि आपको काफ़ी मदद करेगा परीक्षा हाल में। मेरी क्लास आप सभी को निःशुल्क मिलती है, देश हित में, राष्ट्र हित में। जौनपुर जनपद के सिराज से आज गेस्ट के रूप में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। अब उनसे पूछिए फ्री में प्रिंट करा के आपके घर तक भेजेंगे। आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ लीजिएगा कि भैया फ्री में आपके घर तक प्रिंट करा के भेजेंगे। मेरा काम निःशुल्क पढ़ाना है अपने बचे हुए समय में। ठीक है, अब यहाँ पे कॉल पे पूछेगा कि भैया प्रिंट करा के भेजेंगे और साथ में भी और कुछ भेजेंगे, नाश्ता पानी भी, मिठाई उठाई भी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बाय बाय। हाँ, मिठाई भी साथ भेजेंगे आपको। ठीक है, बाय बाय।